हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 8 अगस्त 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और इसके अलावा कल एक जो क्लाइमेट चेंज पे आईपीसीसी का जो आर्टिकल रह गया था तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी के जो आर्टिकल थे वो मैंने कल रात में वो 10-11 बजे तक अपलोड हुई थी, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक तो फ्यूचर रिटेल और अमेज़न के बीच में जो चल रहा है उससे रिलेटेड मैंने डिस्कशन किया है, और फर्स्ट हॉकी सुपरस्टार द इम्पोर्टेंस ऑफ ध्यानचंद फॉर इंडियन स्पोर्ट। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल हम आज ब्रीफली देखेंगे। सबसे पहले आज 8 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको हैंडलूम डे के बारे में बताया था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अगर आज की हम बात करें तो इसको अगस्त क्रांति दिन भी बोला जाता है, क्योंकि आज भारत छोड़ो आंदोलन हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इंडिया में ऑन 8 अगस्त 1942। 79th इसकी एनिवर्सरी है। और इस टाइम पे महात्मा गांधी ने एक कॉल दी थी कि ब्रिटिश का जो रूल है उसको एंड होना चाहिए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ये स्टार्ट हुआ था, मुंबई में लॉन्च हुआ था। गांधी गेव द कॉल डू और डाई इन हिज स्पीच डिलीवर्ड एट द ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, जिसको अभी अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें कुछ जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं इसमें, अरुणा आसफ अली, पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इज नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने जो फ्लैग था उसको होस्ट किया था अरुणा आसफ अली ने। इसके अलावा जो यूसुफ मेहर अली है, इन्होंने भी जो स्लोगन था क्विट इंडिया, ठीक है, अगर कहीं पे भी पूछा जाता है ये स्लोगन जो है भारत छोड़ो का, ये किसने क्वाइंट किया, तो यूसुफ मेहर अली ने क्वाइंट किया था। ही वॉज अ सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट हु ऑल्सो सर्व्ड एज अ मेयर ऑफ मुंबई। ठीक है, तो मेयर अली हैड ऑल्सो क्वाइंट द स्लोगन साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का जो नारा था वो भी किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेस क्या थे इसके, इमीडिएट कॉज जो था ये था कि क्रिप्स मिशन का कोलैप्स हो गया था, है ना। अगर मैं आपको मेनली जो अगर जो हिस्ट्री में जो मेन जो इवेंट है उनके बारे में बताऊं, है ना, तो सबसे पहले वैसे तो देखो हम ऐसे ही मतलब कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे मतलब मूवमेंट हुए थे, है ना। अगर जैसे बात करें 1885 से 1947 के मूवमेंट की मेनली, क्योंकि अभी हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर 1885 में 28 दिसंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी फाउंड हुई थी। ठीक है, INSC। मतलब ब्रीफली आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा जैसे आपको शॉर्ट मतलब कम टाइम में रिवीजन भी करना होता है ना, तो जल्दी जल्दी आप अपना रिकॉल करें माइंड में, है ना। 1985 में। इसके अलावा INSC के बाद अगर हम बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। ठीक है, बाइकॉट रेजोल्यूशन 1905 में। फिर मुस्लिम लीग फाउंडेड, है ना, 1906 में। वो आपने भी देखा था। फिर सूरत स्प्लिट भी हुआ था, है ना, 1907 में। और जब वहाँ पे एक सेपरेट ग्रुप हो गए थे, है ना, मुस्लिम कांग्रेस के भी एक्सट्रीमिस्ट और ये सब। होम रूल मूवमेंट जो हुआ था 1916 में हुआ था, है ना, 1916 में होम रूल मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में, है ना, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह भी 1917 में ही हुआ। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। ठीक है, 1918 में खेड़ा वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फिर रोलेट एक्ट सत्याग्रह था, ठीक है, वो 1919 में आया था, 1919 में। ठीक है, 1919। तो ये थोड़ा बहुत याद रखना। फिर असहयोग आंदोलन आया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, है ना। उसके बाद जो आया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये कुछ क्रोनोलॉजी है। और यहाँ पे इसका जो कॉजेज़ है वो यही है कि ब्रिटिश का ये अजम्पशन था कि इंडिया की तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट मिलेगा ब्रिटिश को वर्ल्ड वॉर 2 में, एंड वाज नॉट टेकन वेल बाय दी। ठीक है, तो ये वो मतलब अजम्पशन कर रहे थे कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा ब्रिटिश को वर्ल्ड वॉर 2 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको सही से कंसीडर नहीं किया, एंड एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स एंड डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस हैड गेन पॉपुलरिटी अमंग इंडियन मासेस। उस टाइम पे हमारे जो लोगों के मन में जो भाव हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब देशभक्ति से ओतप्रोत थे, और एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स जो थे वो हमारे यहाँ पे इवॉल्व हुए।
2 decades of mass movement which were being conducted on a much more radical tone under the leadership of various associated and affiliated bodies of Congress, जैसे ऑल इंडिया किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी इस मूवमेंट के लिए जो था ग्राउंड प्रिपेयर कर लिया था। और मिलिटेंट आउटबर्स्ट भी हो रहे थे बहुत सारी जगहों में। इकोनॉमीज वाज आल्सो इन शैटर्स एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। डिमांड यही थी कि इमीडिएट इफेक्ट से जो ब्रिटिश रूल है उसको इंडिया से एंड करना है, और देयर वाज अ डिमांड टू फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, और विड्रॉल करें ब्रिटिशर्स का। तो इस मूवमेंट के 3 फेजेस थे। एक ये था, फर्स्ट फेज में अर्बन रिवॉल्ट हुए थे, है ना, जिसमें स्ट्राइक्स, बाइकॉट, पिकेटिंग विच वर क्विकली सप्रेस्ड। तो ब्रिटिश ने इनको सप्रेस भी कर दिया था। स्ट्राइक जो थी, डिमॉन्स्ट्रेशन थे कंट्री में। गांधी जी वॉज सून इम्प्रिजेंट। आगा खान जो पहले से पुणे में, तो वहाँ पे उनको इम्प्रिजेंट भी कर दिया था, अरेस्ट कर दिया था। इसका जो सेकेंड फेज था क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो उसका जो फोकस था वो कंट्री साइड में शिफ्ट था। यहाँ पे पीजेंट रिबेलियन हुआ था, ठीक है। तो ऐसे आ जाता है ना कभी कभी, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, महिलाओं ने किया नहीं किया, पीजेंट ने किया नहीं किया, तो पीजेंट भी था, पीजेंट भी इसका पार्ट थे। और यहाँ पे फिर जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी डिस्ट्रक्ट कर दिया था। रेलवे ट्रैक्स, स्टेशन, टेलीग्राफ वायर्स, पोल्स, है ना, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग और मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्डिंग और एनी अदर विजिबल सिंबल ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटी। तो ये था। लास्ट फेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट्स या फिर जो पैरेलल गवर्नमेंट होती हैं, है ना, जैसे बलिया, तामलुक, सतारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, ये पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकारें बनना स्टार्ट हो गई थी। स्पॉन्टेनियस वायलेंस हुआ था, ठीक है। फ्यूचर लीडर्स जो थे वो बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अन्ना सैफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, ये एक प्रोमिनेंट लीडर इसमें इमर्ज होकर आए। वुमेन का पार्टिसिपेशन था क्विट इंडिया मूवमेंट में, जैसे उषा मेहता थी, है ना, अभी हमने अरुणा आसिफ अली के बारे में देखा। इसके अलावा उषा मेहता ने जो अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन है, ठीक है, उसमें मतलब काफ़ी हेल्प करी थी, मूवमेंट के बारे में लोगों को जानकारी दी, है ना। और सपोर्ट जो था मुस्लिम लीग का भी था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट, ठीक है। Muslim League, the Communist Party of India and the Hindu Mahasabha did not support the movement and the Indian bureaucracy also did not support the movement, ठीक है। तो ये सब लोग जो थे इससे बाहर रहे, और जो मुस्लिम लीग थी वो फेवर में नहीं थी ऑफ द ब्रिटिश लिविंग इंडिया विदाउट पार्टीशनिंग द कंट्री फर्स्ट, कि पहले बंटवारा करो उसके बाद ही हम क्या करेंगे, समझौता करेंगे, ठीक है, उससे पहले आप यहाँ से छोड़ो मत हमको। द कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड द ब्रिटिश, ठीक है, वो हमेशा ही मतलब सोवियत यूनियन इन सब के अलाइड थे। हिंदू महासभा ने ओपनली अपोज किया कॉल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बाइकॉटेड इट ऑफिशियली अंडर द अप्रीहेंशन दैट द मूवमेंट वुड क्रिएट इंटरनल डिसऑर्डर, कि ये इससे क्या हो जाएगा, आंतरिक कुछ डिसऑर्डर होंगे और ये हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी उसके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो अगर ये आता है कि महिलाओं ने किया, किसान ने किया, हाँ किया, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, किसने सपोर्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, ठीक है, इन लोगों ने जो था सपोर्ट नहीं किया इसका। एंड मीनवाइल सुभाष चंद्र बोस ने INA ऑर्गेनाइज की थी, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। राजगोपालचारी वॉज नॉट इन फेयर ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ही रिजाइन फ्रॉम द INC, ठीक है। तो वायलेंटली सप्रेस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, आउटकम यही थे। लाठीचार्ज यहाँ पे हुआ ना, बहुत सारे लोग अरेस्ट किए गए, और अनलॉफुल एसोसिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिक्लेयर किया। अन्ना आसफ अली इमर्ज आउट ऑफ द वैक्यूम ऑफ लीडरशिप, और 1944 में जो कैंपेन था क्विट इंडिया मूवमेंट का वो क्रश भी कर दिया गया था। और इट हैज़ चेंज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशन विद ब्रिटिश, द अल्टीमेटली पेविंग द वे, है ना। लेकिन एक तरीके से ये एक ऐसा मूवमेंट था कि उसने एक पाथ सेट किया इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए आगे, है ना। तो ये काफ़ी हमने डिटेल में थोड़ा पढ़ लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी हम न्यूज़पेपर में भी देखो गोल्ड मेडल से रिलेटेड और जो एथलीट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड पूरा न्यूज़पेपर आया हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं पहले वही दिखा देती हूँ, बिकॉज सम पीपल मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट, और उनको पता होगा, वो इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ना चाहते होंगे। सो 87.58 मिलियन मीटर, अ बिलियन हार्ट्स, फर्स्ट एथलीट्स मेडल, नीरज चोपड़ा मेक्स हिस्ट्री, ठीक है। तो ये 100 years इंडियन एथलीट्स हैज़ ओनली बीन अबाउट स्टोरीज ऑफ नियर मिसेस, शैटर्ड ड्रीम्स, इंड्योरिंग हार्ट ब्रेक्स, लेकिन यहाँ पे फाइनली जो टाइम है वो आया है। और
टोक्यो का जो नेशनल स्टेडियम है वहाँ पे हमें गोल्ड मेडल हासिल हुआ है 65 kg वेट क्लास। बजरंग पुनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो 2020 विल गो डाउन एज द कंट्री मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन। ठीक है, हमको यहाँ पे 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज यहाँ पे मिले हैं, और यहाँ पे जैवलिन में हमें गोल्ड मिला है। ठीक है, नीरज चोपड़ा मेंस जैवलिन एंड सिल्वर, रवि कुमार दहिया मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग 57 kg, वुमेन्स वेट लिफ्टिंग 49 kg मीराबाई चानू, मेंस हॉकी टीम बजरंग पुनिया मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग 65 kg लवलीना, वुमेन्स बॉक्सिंग वेल्टर वेट एंड वुमेन्स बैडमिंटन सिंगल्स पीवी सिंधु। ठीक है, तो यहाँ पे फुल कवरेज भी इससे रिलेटेड देखी गई है। और होप एंड हंगर सारे ओलंपिक से रिलेटेड ही आर्टिकल हैं। ठीक है, तो एक बार आप और अगर डिटेल में देखना चाहो तो आप इन आर्टिकल्स को आज पढ़ सकते हो। और स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, तो वो उसके बारे में आप मुझे बताना, कल की वीडियो में मैंने बताया है नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। रेप, ये वाले आर्टिकल ये इसी से रिलेटेड, पेंडेमिक बियॉन्ड द इकोनॉमी है ना, पेंडेमिक और ये सब। और रेप कास्ट एंड पॉलिटिक्स, तो ये तवलीन सिंह ने आर्टिकल जो लिखा है, ये अभी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो एक प्राइस था, ठीक है, 55 ईयर ओल्ड, तो उसने एक 9 ईयर की जो दलित गर्ल थी हु वाज एलिजिडली रेप्ड एंड मर्डर्ड बाय अ प्राइस्ट एंड हिज 3 साथ में जो थे उनके द्वारा मतलब रेप किया गया। उसके बाद क्रिमेटोरियम भी कर दिया गया, और जो उनके घर वाले हैं लड़की के 9 ईयर ओल्ड दलित गर्ल, तो ये बता दिया कि वो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी वजह से शी डाइड, और उसकी अभी हम जल्दी से क्रिमेटोरियम और ये सब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे मतलब दबाने की कोशिश की जा रही है, और इवन जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने भी कहा कि वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ही मरी है। लेकिन बाद में जो फैमिली है, फैमिली ने कंफर्म किया कि नहीं, मतलब वुमेन यहाँ पे रेप हुआ है, और उसमें पूरी ठीक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे रेप के जो केसेस हैं 2019 में 32,000 से ज़्यादा हैं, विच मीन्स कि हर दिन जो है 87 इंडियन वुमेन के साथ रेप होता है। ऑफ दिस 15% वर चिल्ड्रन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्टैटिक्स जो हैं ये शेमफुल है, बट इट इज़ नॉट द स्टैटिक्स दैट शुड वरी अस एंड मच एज द स्टेनियस एफर्ट्स मेड इन द न्यू इंडिया टू चेंज द नैरेटिव। तो हमको यहाँ पे जो ये लीडर्स हैं है ना, इनको मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स ना खेल के और जो सच में चीज़ें हो रही हैं वो सब चीज़ें देखनी होंगी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेनली, वन स्मॉल लेंथ ऑफ लेगिंग एंड अ जायंट लीप। तो ये अभी जो ये सारा वोस है, सारा वोस जर्मन की जिमनास्टिक टीम की हैं, और ये फाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाए। फाइनल में एक इसराइल की हैं, ठीक है, आश्रम कुछ नाम है उनका, इसराइल की, तो वो जिमनास्ट जीती हैं individual. So German gymnast gave it a long hard thought over this summer and decided they will not take on additional pressure of discomfort wearing bikini cut leotards. ठीक है, तो पहले bikini cut leotards पहने जाते थे, लेकिन अभी इन्होंने ये बोला है कि हम अपने तरीके से जो हमारी चॉइस होगी हम वो पहनेंगे, और दे ऑप्टेड फॉर यूनिटार्ड्स। ठीक है, विच इंसिडेंटली आर नॉट अ नोवेल्टी फॉर दोज वॉचिंग, मैन हैव ऑलवेज बीन वेयरिंग देम। तो यहाँ पे एक तरीके से जो ये भी जो ट्रेंड था इन्होंने ये ख़त्म किया। और इससे पहले जो यूरोपियन बीच हैंडबॉल गवर्निंग बॉडी है, तो इन्होंने कुछ रिमार्केबल थिकनेस दिखाई थी, इन्होंने फ़ाइन इम्पोज किए थे नॉर्वेजियन टीम पे, है ना। उन्होंने भी मतलब यही बोला था कि वो शॉर्ट्स पहनेंगी इंस्टेड ऑफ बिकनीज। तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे ये था। ठीक है, क्विटिंग इज़ द न्यू विनिंग, तो ये ओलंपिक से ही रिलेटेड है। अभी आपको बताया कि सिमोन बाइल्स, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था ओलंपिक से, कि उनके जो अभी जो मतलब शी इज़ नॉट मेंटली फिट, उसके लिए अभी वो विड्रॉ करना चाहती है, मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहती हैं, तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, देन अगेन आई मीन द सेम सारी न्यूज़ है ओलंपिक से रिलेटेड। तालिबान एंटर नॉर्थ अफगान प्रोविंशियल कैपिटल, लॉ मेकर सेज।
तो यहाँ पे जो तालिबान है वो यूएस के ट्रूप से जब से विड्रॉ कर लिया है तब से वो लगातार कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। जो अफ़गानिस्तान के पहले वो जो रूरल एरियाज़ थे उनको कर रहे थे, रूरल डिस्ट्रिक्ट और बाकी सारी जगहों को, लेकिन अब जो मेन मेन जो प्रोविंशियल कैपिटल सिटीज़ हैं लाइक जरांज, वेयर द गवर्नमेंट सेज इट इज़ स्टिल बैटलिंग इंसर्जेंट्स इनसाइड द कैपिटल, तो वहाँ की जो अफ़गानिस्तान की फोर्सेज हैं, आर्मी है, वो बिल्कुल डीमोरलाइज हो गए हैं। और यहाँ पे लगातार ही जो बाकी की सारी जगह हैं, एक जगह है शेरबेरगान, ठीक है, शेरबेरगान इज पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ यूएस एलाइड उज्बेक वॉरलॉर्ड राशिद दोस्तम हुज मिलिशियाज आर अमंग दोज रीसेलेक्टेड टू एड द अफगान नेशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे ये कैप्चर करने की सोच रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यूएस में दोबारा से जो वायरस है वो सर्च कर रहा है, डेल्टा वेरिएंट तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। और अब यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या क्या इसके अलावा और न्यूज़ है। अच्छा, ये वाला ही देख लेते हैं पहले ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल स्टेटस चेक ऑन वर्ल्ड क्लाइमेट, ठीक है। ऑन मंडे द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज विल रिलीज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। हाउ हैव इट्स प्रीवियस रिपोर्ट शेप ग्लोबल एक्शन एंड व्हाट विल दिस वन कवर। तो यहाँ पे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है आईपीसीसी, इसके बारे में एक बार मैं ब्रीफली डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ये जो पूरा आर्टिकल है आपको समझ में आएगा। रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में अभी देख लेंगे। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी चल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 to 7 अगस्त से 2020। बाकी की फैक्ट आपको बेसिक चीज़ें तो पता ही होंगी क्यों इम्पॉर्टेंट है और हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। WHO के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो इट इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव वेज टू इंश्योर चाइल्ड हेल्थ एंड सर्वाइवल। और इस साल की जो थीम थी वो क्या थी, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 1990 से मतलब ये स्टार्ट हुआ, 1991 में स्टैब्लिश्ड हुआ वर्ल्ड एसोसिएशन ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। इन 1992 एंटायर वीक वाज डेडिकेटेड टू प्रमोट दिस कैंपेन, ठीक है। बहुत सिग्निफिकेंस इसकी होती है। नेशनल हैंडलूम डे के बारे में हमने कल देखा था। 2021 की थीम एक बार रिवाइज कर लो, हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी, ठीक है। और सबसे पहला जो हथकरघा दिवस था चेन्नई में मनाया गया था 2015 में, ठीक है। 2015 से फर्स्ट हैंडलूम डे स्टार्ट हुआ था। 7 अगस्त इसीलिए चूज़ किया गया था बिकॉज स्वदेशी मूवमेंट इस दिन लॉन्च हुआ था 1905 को, विच वॉज बेस्ड ऑन बाल गंगाधर तिलक आइडियोलॉजी ऑफ स्वदेशी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, आईपीसीसी की। तो आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, यूएन की बॉडी है फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इस्टेब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ, ठीक है। तो अगर एक ही आ जाता है ना स्टेटमेंट में कि ये डब्ल्यूएमओ के द्वारा इस्टेब्लिश हुई आईपीसीसी, ठीक है। तो इन पे बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि ये यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये याद कर लो। एंड टू प्रोवाइड पॉलिटिकल लीडर्स विद पीरियोडिक साइंटिफिक असेसमेंट कंसर्निंग क्लाइमेट चेंज, इट्स इम्प्लीकेशंस एंड रिस्क। इसके 195 मेंबर स्टेट्स हैं और इनके 3 वर्किंग ग्रुप्स हैं, वर्किंग ग्रुप 1, 2 एंड 3। तो वर्किंग ग्रुप 1 किस चीज़ से डील करता है, डीलिंग विद फिजिकल साइंस बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। वर्किंग ग्रुप 2 इम्पैक्ट्स एडप्शन एंड वल्नरेबिलिटी। और जो 3 है वर्किंग ग्रुप वो डील करता है मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन। अब देखो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं। मैटर क्यों करती हैं, बिकॉज ये एक मतलब इन्फ्लुएंशियल, एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल रिपोर्ट्स होती हैं बिकॉज ये एक डायलॉग को डायरेक्ट करती हैं, एक्शन को डायरेक्ट करती हैं कि क्या अब हम क्लाइमेट चेंज पे एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम पहली जो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट थी, ठीक है, तो उसकी बात करें तो उसके ही बाद यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज आया था, जो एक अम्ब्रेला अग्रीमेंट है जिसमें इंटरनेशनल नेगोशिएशन क्लाइमेट चेंज को लेकर हर साल होते रहते हैं, ठीक है, यूएनएफसीसी। देन सेकंड असेसमेंट जब रिपोर्ट हुई थी 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल उस टाइम पे आया था। एंड फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट विच केम आउट इन 2014 गाइडेड द पेरिस एग्रीमेंट। अभी आपको पता होगा कि जितने भी ग्लोबल क्लाइमेट आर्किटेक्चर हैं वो किसके द्वारा गवर्न हो रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा। तो विच रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल फ्रॉम दैट ईयर, है ना। so there have been enough indication to suggest that global action was far below what was needed। तो इस वजह से इन रिपोर्ट्स को असेसमेंट जो है कुछ ना कुछ ये सेटअप करती ही हैं आगे के लिए।
एक पाथ सेट करती हैं, है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे इन रिपोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें होता है फर्स्ट रिपोर्ट में, सेकंड रिपोर्ट में। अगर हम बात करें, जेनेवा बेस्ड ये आईपीसीसी है, ये अपनी फर्स्ट पार्ट की 6th असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करेगा, ठीक है। 6th असेसमेंट रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो रिलीज़ करेगा। पीरियोडिक स्टेटस चेक होता है ये, दैट हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक व्यू ऑफ द state of the earth's climate. This is part of this report will present the latest scientific understanding on climate change, how and why is it changing, and the impact of human activities on this process. और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो 5 previous assessment reports थी that have came out science since the IPCC was established in 1980 है, तो इन्होंने एक इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशन को सेट किया, और गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड वाइड एक्शंस लिए इन लास्ट 3 डिकेड्स में कि अपने जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, और इनकी जो वैल्यू है वो ग्लोबली एक्नॉलेज्ड है। 4th असेसमेंट रिपोर्ट में विच केम आउट इन 2007 वॉन द आईपीसीसी द नोबल पीस प्राइज़, ठीक है। तो अगर ये भी एक फैक्ट है जो आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, नोबल पीस प्राइज़, ये देखो, विंस 2007 पीस नोबल फॉर आईपीसीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट इज़ द साइंटिफिक इनपुट फॉर द 2000 कोपेनहेगन क्लाइमेट मीटिंग, और ये सब कुछ है मेजर फैक्ट्स, है ना। इसके अलावा यहाँ पे मतलब ये पता चलता है कि किस तरीके से मतलब जितने भी ये जो रिपोर्ट्स थी, ये एक साइंटिफिक जो अंडरस्टैंडिंग है क्लाइमेट सिस्टम में, कि मतलब ज़्यादा जो है ह्यूमन जो इंटरवेंशन हो रही है ना, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तभी हमको जो यूरोप है, चाइना है, वहाँ पे फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स आपको यूनाइटेड स्टेट, कनाडा साइड में भी आपने सुनी होगी, एंड डेडली फॉरेस्ट फायर जो हो रहे हैं साइबेरिया, टर्की, ग्रीस में, है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हैं। फॉरेस्ट फायर इन एजियस स्टेफोनस, नॉर्दर्न एथेंस, तो यहाँ पे भी है ना, ये सारी चीज़ें हैं। क्लाइमेट चेंज इसका रीज़न है मेन, और राइजिंग टेम्परेचर। सो व्हाट विल बी न्यू apart from incorporating the latest available scientific evidence, the 6th assessment report also attempting to provide more actionable information, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो पॉलिसी डिसीजन होंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होगी, इसमें कुछ रीजनल फोकस रहेगा, है ना, कि जो भी मतलब प्रेजेंट करेंगे, देयर आर लाइकली टू बी वाइड वेरिएशन एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, रीजन टू रीजन बेसिस पे ये होगी। इसके अलावा एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं, उस पर भी डिस्कशन होगा। जो सिटीज़ हैं, जो डेंसली पॉपुलेटेड मेगा सिटीज़ हैं, आर सपोज टू बी अमंग द मोस्ट वनरेबल, है ना, तो इसमें उनके बारे में भी जिक्र किया जाएगा। और एंड ऑल्सो इम्प्लीकेशन फॉर की इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। फिर सिनर्जीज क्या है, आईपीसीसी इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट अ मोर इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन, क्रॉस लिंक एविडेंस एंड डिस्कस ट्रेस ऑफ लाइकली टू कवर सोशल इम्प्लीकेशंस। फिर यही है कि मतलब हमको जो है ये जो अनएक्सेप्टेबल लेवल है टेम्परेचर्स का, है ना, वो सारी उनको देखते हुए प्रॉपर मतलब गवर्नमेंट को प्रोपेल करना होगा कि अर्जेंट एक्शन वो जल्दी से जल्दी ले। और इन रिपोर्ट्स के बारे में प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ दिस आर्टिकल, एंड आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। 5th रिपोर्ट में क्या था 2014 में, और फिर हम जो मंडे को आएगी उस पर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, जो भी रिपोर्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर। सो लेट्स सी, जो दूसरी अगर कोई न्यूज़ है, अविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अविंद्रनाथ टैगोर की 150th बर्थ एनिवर्सरी 7th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट की गई थी, और ये क्या है, नेफ्यू है रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के भांजे was one of the most prominent artists of Bengal School of Art in India. He was the first major supporter of Swadeshi values in Indian art, ठीक है। 7th ऑफ अगस्त 1871 को सेलिब्रेट किया जाता है। अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, अविंद्रनाथ टैगोर नोन फॉर हिज फेमस पेंटिंग भारत माता, ठीक है, फेमस पेंटिंग, एंड ही फर्स्ट क्राफ्टेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। उन्होंने ये बिलीव था उनका कि जो इंडियन आर्ट है और उनकी जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्पिरिचुअलिटी को लेके, एज अपोज टू द वेस्ट विच स्ट्रेस्ड ऑन मटेरियलिज्म, है ना। जो वेस्टर्न की अगर बात करें तो वो मटेरियलिज्म पे ज़्यादा मतलब भौतिकवाद इन सब पे बेस्ड रहती हैं चीज़ें, और हमारी आध्यात्मिकवाद। हिज आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजिंग मुगल एंड राजपूत पेंटिंग्स इवेंचुअली गिव राइज टू मॉडर्न इंडियन पेंटिंग, ठीक है, और विच टुक बर्थ एट हिज बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट।
तो इन्होंने जो मतलब इनका जो वर्क है वो हिंदू फिलोसफी के अराउंड काम करता है। इन हिज लेटर वर्क्स अभिनव स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग चाइनीज़ एंड जापानीज कैलीग्राफिक ट्रेडिशन इनटू हिज स्टाइल, और एमलगमेशन था इनका पैन इंडिया जो पैन एशियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है उसका, है ना। कॉमन एलिमेंट्स कुछ ईस्टर्न आर्टिस्टिक एंड स्पिरिचुअल कल्चर के थे। बाकी यहाँ पे कुछ फेमस पेंटिंग के बारे में भी बताया गया है कि कुछ फेमस पेंटिंग जो है इनकी, ये है भारत माता, है ना, द पासिंग ऑफ शाहजहां, माई मदर, फेरी लैंड, इलिस्ट्रेशन, जर्नीज एंड कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा था। तो ये कुछ है बातें। अच्छा, ये वाला जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है ये कल के ही इंडियन एक्सप्रेस में एक साइड में कॉलम में था ये। द फिल्म सीक्स टू अमेंड द बिल सीक्स टू अमेंड द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 टू प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल है 2021 का, और इससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू बी नेम्ड सिंधु यूनिवर्सिटी विल हेल्प स्टूडेंट इन लद्दाख pursue their higher study with ease and will also cater to the regional aspiration। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनियन यूनिवर्सिटी की, ये इस्टेब्लिश हुई है इंडिया में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न स्टैंड्स ने रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न इन ऑनर ऑफ द हॉकी विजर्ड। ठीक है, तो कल ध्यानचंद जी के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की थी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, है ना। हिजबुल्ला, द हिजबुल्ला इज़ अ शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी दैट इज़ बेस्ड इन लेबनान। न्यूज़ में है क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फाउंड किया गया है ईरानियन एफर्ट के द्वारा 1980s में टू एग्रीगेट लेबनानी शिया ग्रुप इन द ऑनगोइंग ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। हिजबुल्ला एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी। ठीक है, तो एज अ प्रॉक्सी ये ईरान के लिए है। पानी माह जो है, पानी माह लॉन्च हुआ था, मंथ लॉन्ग कैंपेन है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का। वाटर मंथ इसको बोल सकते हैं, माह मतलब मंथ, पानी मतलब वाटर। टू इंक्रीज द पीस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन द यूटी एंड टू इन्फॉर्म एंड एंगेज विलेज कम्युनिटीज टू इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। ठीक है, तो ये 2 फेजेज में ब्लॉक एंड पंचायत लेवल, और 3 pronged अप्रोच इसकी है। एक तो वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग वाटर सप्लाई, सीमलेस फंक्शनिंग ऑफ पानी सभा इन विलेजेस। ठीक है, ये है इसमें। देन टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड हमने पढ़ लिया। ई प्रिजन जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड भी ये न्यूज़ में था। फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर रिलीज दिस रिपोर्ट अ डे अहेड ऑफ जम्मू कश्मीर कंप्लीटिंग 2 years इन एज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बात की गई थी कि ये मतलब ई प्रिजन की बात इसी से रिलेटेड है। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर, तो ये रिसेंटली अभी जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है इन्होंने सिक्योर किया पेटेंट रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स इनोवेटिव प्लास्टिक मिक्स हैंडमेड पेपर डेवलप टू रिड्यूस प्लास्टिक मेनेस फ्रॉम नेचर। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, अमेजोन, मिंत्रा, तो ये भी अपने जो है प्लास्टिक की जगह जो वो पॉलीथीन में जो देते थे उसकी जगह अब ये एक जो बैग है पेपर बैग, तो उसमें अपने प्रोडक्ट्स मतलब डिलीवर करते हैं लोगों को, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये कुछ इसके बारे में एक बार ब्रीफली आप मतलब देख लेना। जो प्रोजेक्ट था ये स्वच्छ भारत अभियान, ये भी लॉन्च हुआ था सितंबर 2008 में, और इसका जो मतलब मेन उद्देश्य था, कैरी बैग्स बाय मिक्सिंग प्रोसेस्ड एंड ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट with cotton fiber racks in ratio 20/80. This is the first of its kind project in India where plastic is destructured, degraded, और क्या किस लिए यूज़ हो रहा है? पेपर पल्प में यूज़ होएगा while making handmade paper and thus reduces plastic waste from nature, है ना। तो उससे ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब अच्छा इनिशिएटिव है ये। बाकी ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंसेस कैश रिवॉर्ड ऑफ 6 करोड़ फॉर नीरज चोपड़ा। बाकी की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट की है। और कर्नाटक गवर्नमेंट इश्यूज ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना। करंट जो एकेडमिक सेशन होगा वहाँ से ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मतलब करेंगे। वैक्सीनेशन कवरेज जो है 50.62 करोड़ मार्क हो गई है। नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड यस्टरडे 7th of। और जो वीरेंद्र कुमार है इन्होंने लॉन्च किया पीएम दक्ष पोर्टल एंड पीएम दक्ष मोबाइल ऐप। तो इसके बारे में आप मुझे बताएं ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, आप मैं कमेंट सेक्शन ओपन रखूँगी, प्लीज़ डू ट्राई टू आंसर दिस। इसीलिए ऑफ रहता है कमेंट सेक्शन बिकॉज आप आंसर नहीं करते और वो 1 वे कम्युनिकेशन ही हो जाता है ना। तो प्लीज़ आप करो इसको 2 वे कम्युनिकेशन की कोशिश। सो थैंक यू, हैव अ नाइस संडे अहेड।